ये सर्वे को हम चेतावनी के रूप में लेते हैं कि ये सर्वे हमें चेतावनी दे रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में चुनावी तैयारियों के बीच में एक नाम आखिरकार जो सबकी जुबां पर तो है लेकिन लाइमलाइट में दिख नहीं रहा है। आज हम उस शख्सियत के साथ मौजूद हैं जो कि मध्य प्रदेश की सियासत में अपना एक खासा महत्व रखती है भारतीय जनता पार्टी में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रभात झा, पूर्व सांसद रह चुके हैं और कई अहम जिम्मेदारियां मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए निभा चुके हैं। लेकिन प्रभात जी, सबसे पहला सवाल मेरा वही, जैसे कि मैंने शुरुआत की, आप हैं कहाँ? दिख ही नहीं रहे, नजर ही नहीं आ रहे हैं। प्रभात झा को क्या दरकिनार कर दिया गया है क्या कि प्रभात झा कर क्या रहे हैं आजकल? नहीं, कभी भी मुझे पार्टी कभी दरकिनार कर ही नहीं सकती, क्योंकि मैं कार्यकर्ता हूं। पदों की मौत होती है लेकिन कार्यकर्ता की मौत नहीं होती। मैं 13 दिन यात्रा में था, उसके बाद घोषणा पत्र, आपने देखा होगा घोषणा पत्र अभी आया नहीं है, उसकी तैयारी में था। उसके बाद मैं नामांकन फॉर्म भरवाने कार्यकर्ताओं के पास गया। मैं कभी बैठा नहीं हूं, और जब बैठा हूं अभी आपके सामने तो 10 से 12 हजार चिट्ठियां कार्यकर्ताओं को लिख रहा हूं, पत्रकारों को लिख रहा हूं, जो मेरे इष्ट मित्र हैं, 40-45 साल से जो संपर्क है, उन सबको पत्र लिखता हूं। दीपावली पे कोरोना में नहीं लिखा था, इस बार फिर लिख रहा हूं। तो प्रभात जी, ये जो चिट्ठी लिखने का सिलसिला है, क्या रूठे हुए कार्यकर्ताओं को भी चिट्ठी भेज रहे हैं आप, या फिर सिर्फ विश बधाइयां और जो दूसरी चीजें होती थी उन्हीं की चिट्ठी? नहीं, मैं सबको भेज रहा हूं। देखिए क्या है, मनुष्य की स्वाभाविक क्रिया को आप नहीं रोक सकते। रूठना और मनाना दोनों, रूठा है तो मना लेंगे, और रूठना एक स्वभाव है, प्रकृति का नियम है। रूठेगा वो, बच्चा रूठ जाता है तो घर से बाहर थोड़ी कर देते हैं। तो रूठना तो एक स्वभाव है, मनाना उससे बड़ा स्वभाव है। लेकिन जब रूठे हुए हैं तो रूठो को, आपने कहा कि बच्चा रूठ जाता है तो बाहर नहीं निकालते हैं। 35 लोगों को 6 साल के लिए बाहर निकाल दिया है भाजपा ने, जो रूठे हुए थे, और उनको तो मनाया नहीं आपकी पार्टी ने। देखिए उसमें तो आप देखिए, लक्ष्मण रेखा पार कर ली लोगों ने। पार्टी के विरुद्ध चुनाव लड़ना, ये सवाल जब आप पूछते हैं तो मेरे हार्दिक वेदना होती है। पार्टी के खिलाफ जिसने मुझे पहचान दी, मैं 27 साल 1993 से लेकर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर का पदाधिकारी रहा हूं। मुझे पार्टी ने केरल से कश्मीर तक पहचान दी है। मैं कैसे छोड़ दूंगा पार्टी? और ये छोड़ने का दुस्साहस कैसे पैदा होता है, मैं तो ये समझ नहीं पाया आज तक। इसलिए पार्टी को नुकसान नहीं हो और पार्टी के खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं उनको निकाला गया है, निष्कासित किया गया है। दुस्साहस तो दीपक जोशी जी ने भी किया, उन्हें आप क्या कहेंगे? क्योंकि उनका तो कहना था कि मुझे एक तरीके से ऐसा साइडलाइन किया गया कि मुझे पूछा ही नहीं जा रहा था। उन्होंने भी ये दुस्साहस किया फिर? देखिए, हर समय हर का एक जैसा नहीं होता है। सफेद बाल काले होते हैं, लोग भले ही डाई करते रहे। मैं सोचूं कि मैं कल जैसा था प्रदेश अध्यक्ष, आज मैं वही, तो ये मेरी नासमझी कहलाई जाएगी। दीपक जोशी जी को इतना ध्यान रखना था कि जो कुछ भी थे वो बीजेपी में, वो पार्टी के कारण थे, और पार्टी से बड़ी कोई चीज नहीं है। मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, ये सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता को समझ में रहना चाहिए। हम पार्टी जब ज्वाइन करते हैं तो बंदूक की नोक पर थोड़ी करते हैं, हम एक विचार से जुड़ते हैं। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद से, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जुड़ते हैं। हम किसी व्यक्ति से नहीं जुड़ते हैं। इसलिए व्यक्ति से स्नेह तो हो सकता है, मेरा दीपक जोशी से आज भी स्नेह है, लेकिन उन्होंने जो कदम उठाया, और उस परिवार के व्यक्ति ने जिनके पिताजी ने जनसंघ की स्थापना की, 1962 में उनके पिताजी को ठाकरे जी घर से, उनकी दुकान से उठाकर ले आए थे, कपड़े की दुकान से, कि आपको किसान नेता बनना। किसान नेता थे, और प्रदेश का सबसे पहला मुख्यमंत्री, जनता पार्टी में सबसे पहले मुख्यमंत्री कैलाश जोशी जी बने थे। उनके बेटे से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। नहीं, लेकिन कब तक? वो तो कह रहे हैं ना कि मुझे तो किसी ने रोकने की भी कोशिश नहीं की। जब मैंने विचार मेरे मन में आया, मैंने 2-3 लोगों से अपनी बात साझा की, ये जब मार्केट में आग की तरह खबर फैली, मुझे रोकना चाहिए था, मुझसे किसी ने बात तक नहीं की। तो आप जब कह रहे हैं कि
कैलाश जोशी के बेटे हैं वो, तो भाजपा को तब ये चीज ध्यान में नहीं आई जब वो ये फैसला ले रहे थे, कदम उठा रहे थे? तब मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, केंद्रीय नेता हैं, इतने सब कुछ हैं, आप हैं, सब लोग हैं, किसी ने बात की? आपने बात की थी तब? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। रघुनंदन जी ने स्वयं साक्षात्कार में कहा कि मैंने बात की। जी, उन्होंने की थी। अब क्या होता है, जब कदम बहकता है और मन बन जाता है, अब वो क्या घटना हुई वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि सबने बात की, उनसे सबने बात की, लेकिन वो अपना मन बदल चुके थे। और मन बदलना और फिर मन बदलना ये बड़ा कठिन कार्य होता है। वो तो कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि दीपक जोशी बीजेपी छोड़ देंगे, ये कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था। अच्छा प्रभा जी, ये जो एक चुनाव है, इस बार के विधानसभा चुनाव कई मायनों में भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में देखे जा रहे हैं। ये जो सर्वे लगातार आ रहे हैं अलग अलग चैनलों के, आपने भी देखे होंगे, ये कम से कम भाजपा के लिए शुभ संकेत तो नहीं है। आपने भी पार्टी को इतना समय दिया है, यहाँ पे मध्य प्रदेश में स्थापित करवाने में पार्टी में आपका भी नाम बार बार आता है सबसे ऊपर, तो इन सर्वे को मध्य प्रदेश जैसे राज्य के हिसाब से आप कैसे देखते हैं भाजपा की स्थिति को? मैं सर्वे को मार्गदर्शन मानता हूं, और ये सर्वे कहता है कि और मेहनत करो। ये सर्वे सत्य है, झूठ है, गलत है, सही है, मैं नहीं जानता, लेकिन सर्वे देखकर हमारा कार्यकर्ता और जोश में आ रहा है कि अरे यार ये ऐसी बात है, 10 सीटों की बात है, अरे और भिड़ेंगे। ये सर्वे को हम चेतावनी के रूप में लेते हैं कि ये सर्वे हमें चेतावनी दे रहा है। अगर सच और गलत में मैं नहीं जाऊंगा, इसके कारण हम लोग और काम कर रहे हैं, एकदम ताकत से लगे हुए हैं। मतलब स्थिति चिंतापूर्ण, तनावपूर्ण भाजपा में है ना इन सर्वे को लेकर? इसका मतलब नहीं, सर्वे को देखिए लेकर तनावपूर्ण नहीं है। सर्वे हमको आगाह कर रहा है कि बेटा और आप काम करो। जमीनी सर्वे क्या है ये तो हम असली जानते हैं, लेकिन किसी भी सर्वे को हम झुटला दें, हम ये नहीं करते। हम ये मानते हैं कि हमें अभी और मेहनत करने का संदेश दे रहा है ये सर्वे। हम तो हर चुनाव को चुनौती मानते हैं। हैदराबाद के नगर पालिक निगम चुनाव को माननीय अमित शाह जी का कहना है कि नगर पालिका के चुनाव को भी चुनौती मान के चलो। हम हर चुनाव को चुनौती मानते हैं। 2018 में हम सिर्फ 7 सीटों से रह गए थे, इसलिए हम चुनौती तो मानते ही हैं। तो प्रभात जी, ऐसी क्या वजह है कि सर्वे से अगर कार्यकर्ता आगाह हो रहा है तो हिमाचल और कर्नाटक की हार से आगाह क्यों नहीं हुआ? देखिए, मैं वहां का होने आगाह तो हुए होंगे, लेकिन क्या हुआ पता नहीं। लेकिन यहां का कार्यकर्ता, मध्य प्रदेश की जो खासियत है मैं बताऊं आपको, ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। नेता तो बनते ही हैं, लेकिन नेता भी यहां पर कार्यकर्ता भाव से रहते हैं। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी को 3-3 सभाएं ले रहे हैं। वो हम लोगों के संसदीय दल की बैठक में कहते हैं कि मैंने इतना संगठन का काम किया कि उतना वर्ष मैं भी प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं आज भी कार्यकर्ता भाव से काम करता हूं। और कार्यकर्ता भाव जीवित होता है, कार्यकर्ता उत्साहित होता है, कार्यकर्ता के मन में टीस है कि यार 9 सीट से रह गए थे, बस अब की तो इतना लाना है कि जिससे सरकार बहुमत में आए। लेकिन ये जो आपने कहा, ये तो आपने आपकी तरफ से कह दिया, पार्टी की तरफ से कि 3-3 सभाएं हो रही हैं, लेकिन अगर दूसरा पक्ष देखे तो वो ये भी तो है कि भाजपा की स्थिति मध्य प्रदेश में क्या इतनी खराब है कि प्रधानमंत्री को 3-3 सभाएं करनी पड़ रही हैं एक दिन में? क्योंकि उनके पास तो पूरा देश है देखने के लिए, कई अन्य राज्य भी हैं, लेकिन एमपी में 3-3 सभाएं। एक साल में प्रधानमंत्री 13 दौरे कर चुके हैं मध्य प्रदेश के ही। आखिर एमपी में ऐसा क्या है? जीत की पुष्टि का नाम है नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज जी भी 8-8 सभाएं ले रहे हैं। हमें जीतना है, किसी भी हालत में जीतना है। मध्य प्रदेश की जनता को प्रधानमंत्री इतनी इजी अवेलेबल है, और नारा है मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश। और शिवराज जी ने तो बहुत अच्छी बात कही कि मोदी के मन में शिवराज और शिवराज के मन में मोदी। ये मध्य प्रदेश उनके मन में है, और इसलिए कोई रिस्क नहीं। अमित शाह जी से लेकर सारे लोग दौरा कर रहे हैं, सभाएं ले रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं,
क्योंकि हर हालत में 2018 में जो 9 सीटों की सीट टीस है, उस टीस से दूर हटकर बहुमत की ओर जाना है। अच्छा, ये एक आपने सवाल मैं पूछना भी चाह रहा था, लेकिन आप ही ने छेड़ दिया जिक्र। तो एमपी के मन में अगर मोदी है, आप कह रहे हैं, तो एमपी के मन में शिवराज क्यों नहीं है, जो 16.5 सालों की सीएम है? मोदी के मन में शिवराज हैं, वो आपने बता दिया, लेकिन एमपी के मन में शिवराज से ज्यादा एमपी के मन में मोदी क्यों? इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? क्या आपको नहीं लगता ये भाजपा के लिए घातक कदम हुआ है? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान तो एक बड़ा चेहरा है ना, ओबीसी का भी चेहरा है, मुख्यमंत्री इतने लंबे समय के। तो जो मॉडल कर्नाटक में भाजपा ने अपनाया था, सीएम को पीछे किया, प्रधानमंत्री को आगे किया, वहां पे तो हार हो गई। तो क्या मध्य प्रदेश में भी भाजपा यही घातक कदम उठा रही थी? नहीं 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 नहीं, नहीं। आपने देखा होगा प्रदेश में जहां पर भी मोदी जी जा रहे हैं, लाडली बहना से लेके सारी योजनाओं का नाम ले रहे हैं। अब रतलाम से शुरू किया उन्होंने, नहीं, इससे नहीं, पहले नहीं, तो प्रभात जी यहीं भाजपा का महाकुंभ हुआ था, कार्यकर्ता महाकुंभ हुआ था, आप भी थे, आपने देखा होगा ना, उसमें तो नाम नहीं लिया उन्होंने। मैं बताता हूं आपको क्या होता है। नाम से अधिक बात को करने की स्वभाव होता है। हम लोग भी बहुत सभाओं में रहे हैं प्रधानमंत्री जी के, नहीं नाम लेते हैं। सवाल क्या किसी का नाम नहीं लिया तो क्या नाम नहीं है? शिवराज जी तो भारत के वो मुख्यमंत्री हैं, रवीश जी, जो हेलीकॉप्टर में मैं उनके साथ जब जाता हूं, कभी गया हूं, तो ऊपर से कह देते हैं ये नीचे ये गांव है। इतना 18.5 साल में उनको अनुभव हुआ है। वो मध्य प्रदेश के जन जन के मन में है और जन जन के मन में रहेंगे। उन्होंने कमलनाथ के 15 महीने में हवाई और हेलीकॉप्टर को छोड़कर ट्रेन से यात्रा करके, कार से यात्रा करके अपने को सदैव कार्यकर्ताओं के बीच में रखा। वो कार्यकर्ताओं के भी नेता हैं, जनता के भी नेता हैं, और मोदी जी तो हमारे अंतरराष्ट्रीय नेता हैं। और आप जानते हो चुनाव है ना, हम अपने प्रतिष्ठित नाम का, सबसे बड़े नेता का सर्वाधिक उपयोग करने का हमको यदि अवसर मिला है तो हम उनका ही लाभ लेंगे ना, इसलिए लाभ ले रहे हैं। तो फिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्योंकि चेहरा तो आगे है नहीं। पिछली बार तो आप ही लोगों का नारा था ना, माफ करो महाराज हमारे नेता शिवराज। इस बार शिवराज क्यों नहीं? देखिए, दीनदयाल उपाध्याय जी ने कार्य के विकेंद्रीकरण का कंसेप्ट दिया था। इस बार एक प्रयोग चला है कि कैलाश जी मालवा निवाड़ देखेंगे, शिवराज जी पूरा मध्य प्रदेश देखेंगे और घूम भी रहे हैं सब जगह। इसके बाद राकेश सिंह जी और प्रहलाद पटेल जी महाकौशल देखेंगे, बुंदेलखंड बीरेन्द्र जी सहित अन्य, गोपाल भार्गव जी, भूपेंद्र सिंह जी, ये लोग देखेंगे। इसके बाद और आगे आ जाइए तो जो नाम मैं बता रहा हूं, फग्गन सिंह जी, आदिवासी इलाका जो है हमारा, शहडोल है, अनूपपुर है, मंडला है, डिंडोरी है, उधर देखेंगे। ओम प्रकाश धुर्वे जी देखेंगे। ये हम लोगों ने काम बांटा है कि अधिक से अधिक लोगों की सभाएं हो, लोगों के बीच में जाएं, और सब जगह जाकर हम एक ही बात तो कह रहे हैं कि अब की बार फिर एक बार भाजपा सरकार। लेकिन जब इसमें बात करते हैं तो एक नाम जो मध्य प्रदेश में बार बार जहन में आता है, क्योंकि 10 सालों के दिग्विजय शासन के बाद वो सरकार में लेकर के आई थी भाजपा को, उमा भारती। वो तो बहुत नाराज है, ना उनका चेहरा कहीं है, ना पोस्टर में कहीं वो दिखती हैं, ना उनके कार्यक्रम जारी हो रहे हैं प्रचार के लिए। हालांकि बाद में वो कहती हैं कि मैं आऊंगी, जब भाजपा को जरूरत होगी मैं प्रचार करूंगी, शायद कल या परसों में उनका दौरा भी हो। लेकिन आपको नहीं लगता कि उमा भारती जो एक ऐसा चेहरा थी, जो सत्ता में लेके आई 2003 में इतने बड़े बहुमत के साथ, उनको दरकिनार कर दिया? उमा भारती, देखिए हमारे पार्टी में किसी को कोई दरकिनार नहीं कर सकता। ग्वालियर चंबल संभाग में नरेंद्र सिंह जी और ज्योतिरादित्य जी हैं कि नहीं? उमा भारती जी को कोई इग्नोर कर देगा, ये मैं सोच ही नहीं सकता। तो कहाँ है वो? उनके पैर में चोट लगी, वो झांसी में इलाज करा रही थी, खुद उन्होंने कहा है, वो ट्वीट किया उन्होंने, और वो बताया कि मैं आ रही हूं भोपाल। और उन्होंने हमेशा कहा कि शिवराज जी जहां कहेंगे मैं वहां जाऊंगी, कभी ये नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन स्टार प्रचारकों की सूची में 40 नाम है, उनमें से एक नाम उमा भारती का नहीं है। देखिए, वो तो ऑलरेडी इतना बड़ा नाम है कि स्टार प्रचारक की सूची में आ जाने से कोई ये सोचता है कि वही स्टार प्रचारक है, ये तो मैं नहीं मानता। वो कहीं भी रहे, वो हमेशा स्टार प्रचारक है। अच्छा, तो लेकिन प्रभा जी, यहाँ पे हम ये भी एक बात देखते हैं कि जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा होती है कि जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में आए हैं,
क्या भाजपा ने धीरे धीरे प्रभात झा को पीछे करना शुरू कर दिया? क्योंकि आप तो वो नेता थे जो हमें बहुत अच्छे से याद है, आप कागज साथ में लेके चलते थे, आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स होते थे, जमीनों पे कब्जे के, अतिक्रमण के, कई तमाम चीजों के, वो सब कहाँ? जी प्रभात जी, लेकिन आप इतनी बातें कर रहे हैं, आप पार्टी का पक्ष तो बड़ी मजबूती से रख रहे हैं, लेकिन पार्टी आपका ध्यान क्यों नहीं रख रही है? सवाल ये उठ रहा है। जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी में आए हैं, प्रभात जी एकदम राजनीतिक नेपथ्य में से चले गए हैं, ऐसा सा प्रतीत होता है। क्योंकि पहले तो आपको हम कई कार्यक्रमों में राजनीतिक देख लेते थे, अब आप देखते नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो डॉक्यूमेंट, जो अतिक्रमण, जो आरोपों की चिट्ठी आपके पास होती थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से आए वो कहाँ चले गई है? विचारधारा में जब कोई व्यक्ति शामिल हो जाए और वैचारिक रूप से सहोदर हो जाए, तो सहोदर का धर्म होता है कि उन सब बातों को भूल जाना। हमारे यहां कहा जाता है कि कल का व्यक्ति, आज का व्यक्ति, आज का विरोधी हमारा कल का समर्थक है। वो कल हमारे विरोधी थे, लेकिन पिछले 3.5 साल में वो हमारी पार्टी में आए, सरकार को लाए, और इसलिए मैं उन बातों को भूल गया और एकदम विस्मृत कर दिया। और मैंने कहा, यह सवाल मुझसे उसी समय पूछा गया था, तो मैंने कहा वैचारिक सहोदर है और अपने सहोदर के विरोध में अब मैं कोई बात नहीं करूंगा। अच्छा, तो फिर आपको लगता है कि वो भाजपा में रच बस गए हैं पूरी तरीके से? आपको लग रहा है ऐसा कि वो पूरी स्वीकार कर लिए गए हैं? पूरी तरह से रच बस गए हैं। लगातार 8-8 सभाएं ले रहे हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में दिन रात एक किए हुए हैं। पार्टी जहां भेज रही है वहां जा रहे हैं। इसलिए, और रचना बसना, क्योंकि देखिए अम्मा महाराज, जिसको हम लोग, उनकी दादी, वो बीजेपी में ही थे ना। उनके पिताजी सबसे पहले जनसंघ के 1972 में गुना संसदीय क्षेत्र से जनसंघ से सांसद बने थे और सिर पर भगवा केसरिया लगाया था उन्होंने, और चले गए फिर ये भी। लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये भाव तो रहा होगा कि मेरी दादी, मेरे पिताजी जनसंघ में भी रहे हैं, तो वो भाव का जागरण हुआ है, स्वागत, और साथ में सरकार भी लेकर आए। तो आपको लगता है कि इस बार के चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया का उतना असर रहेगा जितना कांग्रेस पार्टी में रहते हुए ग्वालियर चंबल में रहा था, कि इस बार भाजपा में रहकर ग्वालियर चंबल में वो कमाल हो पाएगा क्या? देखिए क्या होता है, कमाल तो जनता करती है, नेता अपना काम करते हैं। अभी आपने एक सवाल और कहा कि आप नेपथ्य में, मैं बहुत अध्यक्ष भी था तो दौरा ही करता था। जब भी मैं 21 साल लगातार पदाधिकारी रहा हूं, लेकिन मुझे स्वभाव में है कि मैं मंचासीन, मंच पर बहुत कोई बुलाए जाए, आवश्यकता जहां है वहां जाता हूं, अनावश्यक नहीं जाता हूं। पार्टी जहां बुलाती है वहां जाता हूं, और इसलिए मैं अपने को यह मानकर चलता हूं कि अनुशासन जीवन का अंग है, और पार्टी की रीढ़ की हड्डी की तरह जीना है तो आपको अनुशासन मानकर चलना पड़ेगा। ज्योतिरादित्य जी के कारण मैं नेपथ्य में, ये मैं सोच भी नहीं सकता, लेकिन हर व्यक्ति का हर जगह उपयोग होता नहीं है, और जहां मेरा उपयोग है पार्टी वहां करती है। तो आपको क्या लगता है कि क्या पार्टी ने जब केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को, इतने लोगों को टिकट दे दिया, तो क्या उनको प्रभात झा जी का उपयोग नहीं दिखा? देखिए, मैंने कोई कॉन्स्टेंसी नहीं बनाई। राजनीति की वर्तमान स्थिति में मैं 12 साल राज्यसभा में रहा, और चुनाव लड़ना मेरा फितरत नहीं रहा। अब इसको आप मेरी गलती मानो या जो कुछ भी मानो, आज की राजनीति में कॉन्स्टेंसी होना ही चाहिए। लेकिन मैंने स्वभाव बनाया ना, मुझे संगठन ने कहा ये करना तो वो करना, जो करना। 1992 से मीडिया इंचार्ज भारत में पहला मैं बना था, आपको याद होगा तो, और मैं मीडिया इंचार्ज में भी नेपथ्य में रहता था। मैं कभी मंच पर नहीं बैठा आज तक किसी के साथ। मैं तो पत्रकारों की अगवानी करता था, आइए आइए, और मैं अपने नेताओं को विषय निकाल के देता था। ठाकरे जी ने कहा था कि तुम मीडिया सेंटर यानी ब्यूटी पार्लर, नेताओं को चमकाना है, तुमको नहीं चमकना है। इस आधार पर मैंने काम किया था, और मैं आज भी मानता हूं कि मीडिया के जो लोग हैं बीजेपी में, उनको नेपथ्य में रहना चाहिए। अच्छा प्रभात जी, आप वो लोग हैं, भाजपा के उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्होंने एक बालक की तरह, बच्चे की तरह भाजपा को मध्य प्रदेश में पाला पोसा बड़ा किया।
आप ही के साथ के थे नंद कुमार सिंह चौहान। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि उनके बेटे जो है अब चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय। आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा गलत उनके साथ हो गया है? ईमानदारी से बस इस पे आप जवाब इसलिए दीजिएगा क्योंकि आप भी बखूबी नंद कुमार सिंह चौहान के साथ जानते हैं, आपके संबंध उनके कैसे थे वो पूरी दुनिया जानती है, हम सब जानते हैं। एक बच्चे की तरह आपने भी हर्ष को खिलाया है, भाजपा को भी खिलाया है यहाँ पे, तो हर्ष के साथ जो हुआ उसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, बीजेपी ने तय किया हुआ है। आपने देखा मौसम को टिकट मिला, लड़ कौन रहा है? पिता। मध्य प्रदेश में एक भी ऐसे नेता के बेटे को, आकाश विजयवर्गीय, आप देखिए लड़ रहा है क्या? जो लड़ सकता था पहले ही लड़ चुका था, लेकिन इस बार तय किया गया कि नहीं, ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए। और इसी संदर्भ में कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए। हर्ष का भविष्य भाजपा में बहुत उज्जवल था, होता, लेकिन नौजवान है और आजकल आप जानते हैं कि समाज में ही धैर्य की कमी रह गई है। तो धैर्य, राजनीति में धैर्य धर्म होता है और धैर्य धर्म का पालन न करना तो फिर वो कुछ भी हो, आज जो कुछ भी हो नंद कुमार चौहान जी के नाम पर ही तो है। इसलिए हर्ष के निर्णय को मैं ये मानता हूं, धैर्य टूट गया, उसका टूटना नहीं चाहिए था। तो पार्टी भी तो कहीं ना कहीं इसलिए जिम्मेदार है ना? नहीं, पार्टी कैसे जिम्मेदार है? अब मेरे भाग्य में टिकट न हो, देखिए भाग्य, भगवान और भविष्य ये कोई जानता नहीं है। जिसके भाग्य में रबस जी जो चीज होता है वो कोई छीन नहीं सकता, और जिसके भाग्य में जो नहीं होता है वो कोई दे नहीं सकता। इसलिए मैं अपने भाग्य से लड़ाई लड़ूं और मैं अपने भाग्य को दोष दूं, मेरे भाग्य में नहीं। अब जैसे मैं हूं तो मैं कभी चुनाव लड़ा ही नहीं, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि पार्टी विचार नहीं करेगी। हो सकता मुझे लोकसभा लड़ा दे, सीएम बना दे तो? अगर नहीं, देखिए ये अकल्पनीय प्रश्न है, मैं ये कभी सोचता भी नहीं हूं। पार्टी के जो पार्टी को सोचना है वो मैं क्यों सोचूं? मैंने आपको ईमानदारी से कहा कि मैंने चुनाव कभी लड़ा नहीं, ये मेरी गलती भी हो सकती है, मैंने कोई कॉन्स्टेंसी नहीं बनाई, लेकिन ये सही भी निर्णय। मैं तो पार्टी की पटरी पर चलने वाला आदमी हूं। जैसे रेलगाड़ी पटरी पे चलती है, सड़क पे नहीं चलती है, तो मैं रेलगाड़ी पटरी पे चलती है तो मैं पार्टी की पटरी पर चलता रहता हूं। प्रभा जी, एक सवाल ये भी बार बार उठ रहा है। शुरुआत में हमने देखा कि शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लिया जा रहा था, जन आशीर्वाद यात्राएं उनके चेहरे पे जो अब तक निकलती थी वो कई सारे चेहरों पे निकलनी शुरू हो गई, उनकी योजनाओं का नाम नहीं लिया। अब धीरे धीरे भाजपा के नेता उनका नाम ले रहे हैं। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान महेंद्र सिंह धोनी की तरह गेम फिनिशर हैं। आप ये मानते हैं? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान कहते हैं मैं फिनिक्स पक्षी हूं, राख में से निकल आता हूं। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि वो फिनिशर हैं। तो क्या हम ये माने कि शिवराज सिंह चौहान का नाम आज भी बाकियों पे भारी है मध्य प्रदेश में? नहीं, मैं भारी शब्द तो नहीं कहूंगा। शिवराज सिंह जी को आप ये मानकर चलिए, वो सबके सब उनको नेता मानते हैं, सब उनको नेता मानते हैं। वो 2005 में पार्लियामेंट्री पार्टी के मेंबर थे, राष्ट्रीय महामंत्री थे, युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष रहे। वो एक दिन में नहीं आए, बुधनी में विधायक बने, 5 बार सांसद रहे। अटल जी की सीट खाली हुई तो पटवा जी ने उनको विदिशा से लड़ाया। सवाल क्या है कि एक नेता वर्षों में बनता है। शिवराज जी को कोई भी, या मैं या कोई, आज ये किसी के मन में ये विचार आता ही नहीं है कि उनके बारे में कोई गलत बात करे। शिवराज सिंह जी नेता हैं और नेता थे और नेता रहेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं उनके बारे में गलत बात करें, यहाँ तो कांग्रेस ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि 50% कमीशन की सरकार शिवराज सिंह चौहान चला रहे हैं। कांग्रेस क्या कहेगी कि ईमानदारी की सरकार चला रहे हैं? मैं अपने विरोधियों से तो ये अपेक्षा कभी नहीं करता कि वो हम लोगों के बारे में अच्छी बात करेंगे। राजनीति में किसको ईमानदार कहा जाता है? इसलिए ये मैं कह रहा हूं कि 50% कमीशन पर कोई अगर ये कहे, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है, और कहने के लिए कौन रोक सकता है? चुनाव का उन्होंने नैरेटिव तय किया हो कि यही कह के अपन कुछ कर लें, लेकिन जनता जानती है कि लोक कल्याण कार्य जितने भी नरेंद्र मोदी जी ने और शिवराज जी ने मध्य प्रदेश में किए हैं, इसलिए
घर घर तक पहुंचे हैं। 5 करोड़ से अधिक लाभार्थी मध्य प्रदेश में हैं, जिनके घर में मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाएं गई। तो फिर जब इतने भारी भरकम आंकड़े आपके पास है, तो फिर क्यों भाजपा को ये कहना पड़ता है कि जय वीरू की जोड़ी जो है सामने वो उस मध्य प्रदेश में वो कांग्रेस की बदहाली के लिए जिम्मेदार है? कांग्रेस पे तो लगातार हमलावर भाजपा रहती है अपने आंकड़े पेश करने के बजाय, ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए, जय वीरू की जोड़ी उन्होंने नहीं कही, उन्होंने खुद कहा। कमलनाथ जी ने भास्कर में इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा। ये फिल्म थोड़ी है, ये राजनीति है, बहुत गहरी राजनीति है। भारत को आजाद हुए अमृत काल चल रहा, 75 साल से अधिक हो गए। राजनीति में गंभीरता होनी चाहिए। मुझे इस बात का बहुत दुख है, चाहे कोई भी पार्टी हो, भाषा की मर्यादा राजनीति में कभी भी कोई भी खोता है तो मुझे उस दिन अच्छा नहीं लगता। जनता, आने वाली पीढ़ी संसद और विधानसभाओं को देखती है कि हमारा प्रतिनिधि कैसा है, हमारा मुख्यमंत्री कैसा है, हमारा होने वाला मुख्यमंत्री कैसा है, हमारे जाना वाला मुख्यमंत्री कैसा है। इसलिए हम सबको इस बात की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि हम सब लोग समाज से आते हैं। राजनीति में भाषाई गिरावट, व्यवहारिक गिरावट, सामाजिक गिरावट कभी नहीं आनी चाहिए। कांग्रेस की जो स्थिति अभी मध्य प्रदेश में, उसे आप कैसे देख रहे हैं? चुनाव में कांग्रेस काफी, क्योंकि सर्वे जितने आ रहे हैं उसमें तो भाजपा को पछाड़ती हुई दिख रही है यहाँ पे। जमीन पर हम आगे हैं, सर्वे में वो आगे हैं। लेकिन कमलनाथ जी खुद कह रहे हैं कि जिस तरीके से माहौल इस वक्त बना हुआ है, वो बिल्कुल मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बन चुकी है मध्य प्रदेश में। अब ये उनका, देखिए, अगर वो ये मानकर नहीं चलेंगे, हम नहीं मान रहे कि हमारी सरकार आ रही है, हम भी मान रहे हैं। हर पार्टी के वो तो अध्यक्ष हैं और उनको धोखा मिला था, ऐसा कहते हो कि हमें धोखे से हटा दिया गया, सौदा किया गया। सवाल क्या है कि वे ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं आ रहा हूं, और सर्वे देख के उनको और जोश आ रहा होगा। लेकिन हम जमीन पर बहुत आगे हैं, एक एक कार्यकर्ता खड़ा है। और बीजेपी ने 2003 में सरकार बनाई, 8 में सरकार बनाई, 13 में सरकार बनाई, 18 में हम 9 सीट से रह गए। अब हम उस ताकत से लड़ रहे हैं कि हम 9 को बहुमत में बदल दें। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ये चुनाव भाजपा और कांग्रेस के बीच में नहीं, भाजपा और जनता के बीच में है। ये कहने के लिए अच्छा लगता है। पिछली बार क्या कांग्रेस और भाजपा के बीच में थी? जनता नहीं थी उसमें। हर चुनाव जनता और पार्टियों के बीच में ही होती है। इसलिए ये कहना उनके लिए अच्छा होगा। हमारी भी जनता लड़ाई लड़ रही है। एक एक बहने को देखिए, मैं सोशल मीडिया पे देखता हूं, बहनें कहती हैं हमारे भैया आएंगे। सवाल क्या है कि जैसा सोचेंगे आप। अच्छा, कैडर किसका है आज पूरे मध्य प्रदेश में? कांग्रेस का कहीं कैडर है क्या? हमारा तो कैडर है गांव गांव में। उन्होंने इस बार लेकिन काफी मेहनत की। उन्होंने कहा कि हमने तो संघ से सीखा है, भाजपा से सीखा, हमने भी अपना कैडर बनाया इस बार। नहीं 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 नहीं, आज मैं वार्ड अध्यक्ष ढूंढने जाऊं तो मुझे एक वार्ड अध्यक्ष नहीं मिलेगा कांग्रेस का। लेकिन मेरी पार्टी के आपको 62,000 से अधिक गांवों में और 66,000 से अधिक पोलिंग बूथ पर आपको 11-11 कार्यकर्ता मिलेंगे, 11-11 मोटरसाइकिल मिलेंगे। हमारे अमित शाह जी ने 15 करनीय कार्य दिए हैं, पूरे संभाग में जाकर बैठे ले रहे हैं। हम कितनी सिंसियरिटी से चुनाव लड़ रहे हैं, इसको आपने देखा होगा कि कार्यकर्ताओं का मनोबल और ऊंचा बढ़े, इसके लिए अमित शाह जी ने संभागीय बैठक की। ये पहली बार देखने में आया कि 3 दिन गृह मंत्री यहां रहे, बड़ी चुनावी सभाओं से दूरी रखी, कार्यकर्ताओं से लगातार मुलाकात करते रहे। ये किस रणनीति का हिस्सा था? ये कार्यकर्ताओं का मन, भाई उसका नेता उसके बीच में आता है तो अच्छा लगता है। भारत का गृह मंत्री, मैंने आपको कहा ना कि हम चुनाव को चुनाव की तरह लड़ते हैं। कार्यकर्ता का उत्साह बढ़े, वो जब नाम लेकर कहते हैं प्रभात कैसे हो, तो उत्साह तो होता ही है ना। और वो लगभग मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में जब अध्यक्ष थे तो एक एक कार्यकर्ता प्रमुख, हर प्रांत के प्रमुख कार्यकर्ताओं को नाम से आज भी जानते हैं। सभी राज्यों के कार्यकर्ताओं को, सभी केंद्र शासित राज्यों को अगर कोई जानता है नाम से, मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं को, तो उसका नाम अमित शाह जी है। प्रभात जी, एक सवाल और रहेगा, क्योंकि आप ग्वालियर से भी रखते हैं। अभी एक वीडियो बड़ा हुआ है, मैं इसको चुनावी
तैयार करने के बाद शुरू हुई है। समय आपने दिया है एमपी तक को, तो मध्य प्रदेश में भाजपा आपको समय आपने दिया है एमपी तक को, तो मैं इसको चुनावी स्टैंड के सिवा कुछ नहीं मानता। एक आखिरी सवाल बस ये रहेगा, बहुत समय आपने दिया है एमपी तक को, तो मध्य प्रदेश में भाजपा आपको क्या लग रहा है कि 18.5 सालों के बाद मध्य प्रदेश में भाजपा आज स्थिति में पूरी दृढ़ता के साथ कह सकती है कि वो फिर से वापसी कर रही है मध्य प्रदेश में? मेरे देश के प्रधानमंत्री, मेरे देश के अमित शाह जी गृह मंत्री, मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री, मेरे प्रदेश के सारे नेता एक साथ कह रहे हैं कि आंधी है इस बार, आंधी, और हम कंफर्ट जोन में रहेंगे, 2/3 बहुमत से जीतेंगे। तो मैं चुनाव के नतीजे वाले दिन फिर आपसे मुलाकात जरूर करूंगा प्रभात जी। फिर मैं आपका इंतजार करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे प्रभात झा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उन लोगों में शुमार है जिन्होंने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने में महती भूमिका निभाई है। खुल करके आज एमपी तक से उन्होंने बातचीत की है। भाजपा में जो नाराजगी है नेताओं में, उस पर भी बात की है और साफ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त है। कैमरामैन अमरीश के साथ एमपी तक के लिए भोपाल से मैं रवीश पाल सिंह।